उस टाइम पे तो तलवारों से युद्ध होता था जी। आज कंटेंट से हो रहा है जी। सबसे बड़ा योद्धा कौन है? कंटेंट। आज के सीईओज को पुराने समय के राजाओं से क्या चीज सीखनी चाहिए? महाराणा प्रताप तो बहुत पॉपुलर हुए हैं जी। कोई ऐसे भी थे और जो बहुत पॉपुलर होने चाहिए थे लेकिन हुए नहीं है। कभी गुस्से में आकर के मन करता है बोल दूं, उसका सर कलम कर दिया। मैं ये ईमानदारी से जरूर कह सकता हूँ कि क्या मैं ऐसी इच्छा कुछ चीजों को लेकर रखता हूँ तो हाँ। तो कोई ऐसा मिथ जो आपने मूवीज में देखा हो रॉयल फैमिलीज के में? कभी कभी आपको बोझ भी महसूस होता है कि यार मैं महाराज हूँ। सबसे ज्यादा फेवरेट रॉयल चीज क्या लगती है आपको? आज ये होटल्स का टोटल नेट वैल्यूएशन क्या होगा? आपकी फैमिली में कई लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लिया है। जब आपके बारे में देख रहा था तो आपने इलेक्शन लड़ने में इंटरेस्ट नहीं दिखा। एज अ राजा आप अंदर से सख्त हैं कि बहुत नरम है। अब आपका साम्राज्य कहाँ तक है? लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ जी का नेक्स्ट गोल क्या है? हिंदुस्तान के बड़े बड़े साम्राज्य या तो मिट गए या सल्तनतों के सामने झुक गए। तब मेवाड़ ने इतिहास को एक ऐसा वंश दिया जिसकी रगों में समझौता नहीं सिर्फ संघर्ष बहता है। और 1500 साल पुराना इतिहास नए भारत के साथ एक नए दौर में दाखिल हुआ। लेकिन विरासत खत्म नहीं हुई। समय बदला, युग बदला, तरीके बदले, लेकिन मेवाड़ की सोच आज भी वही है, राष्ट्र सबसे ऊपर। उसी विरासत के 77वें वारिस और दुनिया को बता रहे हैं कि विरासत सिर्फ संभाली नहीं जाती, उसे आगे बढ़ाया भी जाता है। डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़। कब महसूस हुआ कि आप इतने बड़े उदयपुर के महाराजा हैं? नहीं, अभी तक नहीं। नहीं, मतलब इसके अंदर जिम्मेदारी का एहसास है कि आपको कोई कार्य ऐसा करना है और अंजाम तक पहुंचाना है और आपको जिम्मेदार रहना है, क्योंकि बहुत लोग आपको देखकर देखते हैं और करते हैं। तो उस चीज का जरूर ज्ञात था, क्योंकि वो हमने हमारे माता और पिता में देखा, क्योंकि जो भी कार्य उन्होंने किया वो किसी सूझबूझ के साथ में किया। और कोई भी चीज को कभी छोटा नहीं समझना। और अगर आप छोटा समझ रहे हो तो उसके दो कारण हैं, या तो आप उसे गुरूर से देख रहे हो या आप उसे बहुत दूर से देख रहे हो। वाह, या गुरूर से देख रहे हो, अहंकार है जी, या फिर आपकी नजर एक्चुअली वहां पहुंची नहीं है। और आज की तारीख पे जो आपका बुनियादी सवाल है महाराज का, कि आप इतने बड़ी जगह का है, रियासत होने का, महाराज का क्या है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसका अगर अपन पर्यायवाची देखेंगे तो उनका गुण बनता है कि ऐसे व्यक्ति विशेष से आदमी को क्या उम्मीद होती है। तो हर एक नागरिक जो है उनके अंदर, इस देश के अंदर वो गुण होने चाहिए कि वो न्याय करें, काम अच्छा करें। आपके अंदर फ्लैम्बॉयंसी और रिच रॉयल महाराज और एक साथ में एक रिस्पॉन्सिबल लीडर, इसके कॉम्बिनेशन को कैसे मैनेज करते हैं? तो ये आप मान रहे हो कि मैं फ्लैम्बॉयंट हूँ? हमने सुना है आपके बारे में, बहुत गाड़ियां, बहुत बाइक्स और खुद ड्राइव करने का पैशन। जिंदगी अपने हाथ में रहे वो बेहतर है। तो गाड़ी के पीछे और स्टीयरिंग के पीछे होने का जो कारण है वो तो यही है कि जिंदगी अपने हाथ में रहे। और शौक भी है, इसमें भी कोई दो राय वाली बात नहीं है। और इसको बैलेंस करने वाली बात नहीं है सरकार। इसमें क्या है कि जो मैं हूँ वो मैं हूँ। तो ये लोगों को ये जरूर दिख सकता होगा कि ये अलग अलग परिप्रेक्ष्य में ये चीजें दिख रही है कि भाई ये फ्लैम्बॉयंट हैं, ये इस जगह से हैं। तो ये बाहर के दृष्टिकोण से ये लग सकता है कि ये अलग अलग चीजों के अंदर ये चीजें बटी हुई हैं, जबकि जहाँ से मैं जो जिस चीज को देख रहा हूँ वहां पे मैं ये एक ही हूँ। मेरे लिए ये चीजें अलग नहीं है। कभी कभी आपको बोझ भी महसूस होता है कि यार मैं महाराज हूँ, इसका बोझ भी होता है? जब कभी भी कोई बोझ जैसा महसूस होने लगता है
उसके पहले जो है वो मैं उसको ये कर देता हूँ कि भाई अब एक चुनौती आ रही है, तैयार हो जाओ। तो अपने भीतर जितने भी सिस्टम्स हैं, सोच, अपनी जुझारूपन, अपनी कर्मठता, अपनी ज्वाला, अपना तेज, अपना लक्ष्य, उसको पुनः अपन जो है वो वापस उसको कहते हैं कि भाई अपनी चुनौती की फॉर्म में तैयार महसूस करो, तैयार हो जाओ। महाराणा प्रताप जी के उदाहरण देते था मैं जब जी। तो मैं बोलता था जिंदगी में मत बोलो समस्या है, बोलो चुनौतियां हैं। जी। ये मत बोलो प्रॉब्लम्स हैं, बोलो चैलेंजेस हैं। बिल्कुल, बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। उनसे आपने क्या एक चीज सबसे ज्यादा आपको लगता है कि बहुत कुछ सीखा, पर एक चीज आपने पकड़ के रखी महाराणा प्रताप से लिया हमने? आंधी तूफानों में मेवाड़ ने कभी रुकना नहीं सीखा, लाखों नंगी तलवारों के सामने झुकना नहीं सीखा, शीश कटने के बाद भी धड़ यहाँ लड़ा करते हैं, मेवाड़ ने कभी बिकना नहीं सीखा। तो अपने वसूलों के साथ में, अपने सोच के साथ में, अपने ज़मीर के साथ में, अपने प्रिंसिपल्स के साथ में कभी सौदा मत करना। ये आज हम कहाँ घूम रहे हैं, क्या स्थान है आप? ये शिकारबाड़ी नामक एक जगह है। मेरे पिताजी ने इस जगह को शुरू किया था। शिकार करते थे यहाँ? यहाँ पुराने जमाने के अंदर जो है वो, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ सारी पहाड़ियाँ वगैरह जो सारी हैं, तो इधर जानवर खूब उस दौर में हुआ करते थे। तो इस वजह से जो है उसका नाम शिकारबाड़ी जो है वो। अब शिकार कितने सालों से बंद है? तो जब से कानून 70 के बाद से शायद, मेरे हिसाब से। सबसे ज्यादा फेवरेट रॉयल चीज क्या लगती है? अगर आप ऐसे पूछेंगे तो मुझे कविताएं बहुत पसंद है। मुझे पोइट्री बहुत पसंद है। अब मैं वो टेंजिबल वाला आदमी कम हूँ, मतलब मेरे को उन चीजों, एक दौर था बचपन में बड़े हो रहे थे तब, क्या गाड़ियां, ये वो सारे शौक आज भी हैं, पर क्या आप मेरे को पूछेंगे कि उनसे अब मोह है, तो वो नहीं है। क्या आपने 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 से ज्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं दान सेवा करने में? ये सारी चीजें तो टूल्स हो गई, जरिया हो गई, माध्यम हो गया, सब कुछ हो गया, पर जो स्वाद का विषय ये था कि भाई किसी की मदद हो रही है। तो सबसे ज्यादा जो दिल के करीब जो कोई चीज है ना भाई, मैं किसी की जाकर मदद कर रहा हूँ। पुराने समय में राजा महाराजा भेष बदल के जनता के बीच में जाते थे जी, उनकी समस्या सुनने के लिए, तो आप भी कभी ऐसा करते हो? आजकल सिर्फ इंस्टा की आईडी बदलनी पड़ती है और फेसबुक पे 2-4 आईडीज खोलनी पड़ती है, सब आ जाता है। अब घोड़े में बैठकर शहर की गश्त नहीं लगानी पड़ती, जो हमारे पुरखों ने किया। आज कोई भी व्यक्ति विशेष कुछ कहना चाहता है, कुछ पटल पर रखना चाहता है, तो अगर आप उसको सम्मान पूर्वक तरीके से कहेंगे, सुनेंगे। और आज की तारीख में लोग इन विचार विमर्श के आदान प्रदान में पूर्ण तरीके से विश्वास रखते हैं। तो कोई ऐसा मिथ जो आपने मूवीज में देखा हो रॉयल फैमिलीज के बारे में? नहीं, पिक्चरों में अक्सर ही यही है। उसके अंदर मिथ के अलावा पिक्चरों में और कुछ भी नहीं है। कहानियां काल्पनिक हैं, सोच है वो पूरी तरीके से काल्पनिक है। तो ऐसा असली जिंदगी में कहीं नहीं होता है। जैसे कि राजा को जो है वो अत्याचारी होना जरूरी है, अय्याश होना जरूरी है, शराबी होना जरूरी है। अब मैं किसी को ये बोलूं कि मैं शराब नहीं पीता, वो मानेगा? और वो भी इस चेहरे के साथ में, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मतलब मैं कहता हूं कि, और 80 और 90 के दशक में पिक्चरों ने मतलब जो है वो पूर्ण तरीके से पैसे वाला व्यक्ति केवल विलन को ही बताया है। ईमानदार आदमी को गरीब होना जरूरी है। ये तो है। तो ये जो उस दौर के अंदर हमारे जो पीढ़ियां जो बड़ी हुई और जो देखा है, वो केवल यही देखा है कि माँ मजदूरी कर रही है, विलन के पास बड़ी गाड़ियां हैं, वो सूट बूट में आ रहा है, 10 लोग दरवाजा खोल रहे हैं, बट वो आदमी करप्ट है। आखिरी में कोई जो है वो पैदा होगा खेत में से, वो निकलेगा, उस ठाकुर का सर कलम करेगा, और फिर उस सिनेमा हॉल के अंदर तालियां बजेंगी कि आज अब राजा का जो है वो विनाश हो चुका है, अब जो है जनता जो है सांस ले पा रही है। पर अब मैं इसी सांस के साथ में कहता हूँ, क्या आप वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के साथ में ये सोच को जोड़ेंगे? कभी नहीं। क्या आप महाराणा सांगा के साथ में इस बात को जोड़ेंगे? क्या आप बापा रावल के साथ इस सोच को जोड़ेंगे? तो ये लोगों को समझने की जरूरत है। सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लीडर आपको अपनी लीनियज में, अपने पीछे फोर फादर्स में कौन लगे? सोच मेवाड़ की जो नींव में रही बापा रावल से 734 से लेके आज तक, हर एक व्यक्ति जो पधारे,
जो हमारे पूर्वज पधारे और इस दीवान के रूप में उन्होंने अपनी कार्य को संभाला और उसका निर्वाह किया। उन्होंने किसी भी प्रकार से मेवाड़ के मूल्यों के साथ में और गुणों के साथ में जो है किसी भी प्रकार से समझौता नहीं किया। अब आप कहाँ ज्यादा फोकस कर रहे हैं? मैं ये मानता हूँ कि इंसान इस दुनिया की पहली इकाई है। इंसान से कहीं ना कहीं घर बनता है, घर से गली बनती है, गली से मोहल्ला बनता है, मोहल्ले से शहर बनता है, शहर से प्रदेश बनता है, प्रदेश से देश बनता है और देश से एक दुनिया बनती है और वो दुनिया शिक्षा से बनती है। अब आपका साम्राज्य कहाँ तक है? नहीं, देखिए, आज की तारीख में हम लोग सब बड़े इस आज़ाद देश के अंदर, इस खूबसूरत देश के अंदर जी रहे हैं जिसके हम सब एक आम नागरिक हैं। तो हम अब ये मानते हैं कि ये पूरा देश जो है वो हमारा है और हमारे को इस पूरे देश के लिए कहीं ना कहीं कार्य करना है। कोर बिजनेस इज हॉस्पिटैलिटी। बिल्कुल। वो नदी में जा करके बोट में मैं कल कहीं डिनर किया जी, वो जगह का नाम क्या था? जग मंदिर। जग मंदिर जी। क्या खाना था वहाँ का, खास तौर से मुझे क्या पता ना, भेलपूड़ी और पनीर जी। बहुत मजा आया। एक आपका हाउस ऑफ मेवाड़ और हाउस ऑफ ताज का भी बहुत लंबा पार्टनरशिप। हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत बात है। ये हम लोग 3 पीढ़ी से एक साथ हैं सर। मतलब आई एम द थर्ड जनरेशन। हाँ, आई एम द थर्ड जनरेशन जो हाउस ऑफ टाटास के साथ में डील कर रहे हैं। तो दादाश्री ने, लेट महाराणा साहब भगवत सिंह जी ने इसको शुरू किया था, फिर पिताजी ने और आगे बढ़ाया और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं तीसरी पीढ़ी हूँ जो उनके साथ में काम कर रहा हूँ। तो लेक पैलेस को 1962 और 61 के आसपास शुरू किया गया था। तो 5-7 साल तक तो दादाजी और पिताजी ने मिलकर चलाया उसको और फिर जो है ये समझ में आया कि भाई ये किसी प्रोफेशनल का काम है, हम लोगों को इसकी समझ नहीं है क्योंकि टाटास को ऑपरेशंस के लिए पार्टनर बनाया। उनको पार्टनर्स बनाया। प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू यू जी, ऑपरेटेड बाय टाटा, ऑपरेटेड बाय द टाटास, व्हिच इज ताज ग्रुप, व्हिच इज द ताज ग्रुप। एब्सोल्युटली करेक्ट। नॉर्मली यू माइट बी टेकिंग आइदर रेवेन्यू का शेयर और हाँ, वो जो कॉन्ट्रैक्ट की जो डिटेल्स हैं वो अपनी जगह के ऊपर हैं। हाँ, पर मूलभूत बात ये थी कि अपने घर के हिस्से को जो है उसको व्यवसाय के लिए आगे ले जाना, ये सोच को रखना सन 60 में। और पिताजी एक बात बहुत अच्छी तरह से कहा करते थे कि भाई वी आर नॉट गेटिंग इनटू द बिजनेस ऑफ मेकिंग मनी। फिर मेरी घंटी बजी कि फिर मैंने कहा ये हमने खोल कर और हम ये करके और वो करके क्यों बैठे हैं। तो बिजनेस का मायना ही इज इक्वल्स टू $साइन आता है। फिर मेरे को बाहर भेजा, मेरे को पढ़ाया लिखाया समझाया कराया, यहाँ लाए। आपने हॉस्पिटैलिटी में बहुत पढ़ाई करी? जी, मैं 4 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया में था, तो वहां जाकर मैं पढ़ा, फिर मैं वापस आया होटल मैनेजमेंट के अंदर। तो जब वापस आए तो फिर ये चीज उन्होंने मतलब कहा कि ठीक है, हाँ अपन बात करेंगे, पर वो चर्चा हुई नहीं। फिलॉसफी रह गई मन में। हाँ, पर फिर समय के अनुसार वो चीज उन्होंने मुझे समझा दी कि आज की तारीख के अंदर अगर कोई कार्य ये सोचकर चालू करा कि हम बिजनेस करना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं और ये मानकर चलना कि पहले दिन ही वो धंधा डूब जाएगा। तो फिर फादर ने यही बात कही कि आप काम जैसे जैसे करते चले जाओगे, लोगों का ध्यान वैसे वैसे रखते चले जाओगे, पैसा खुद ब खुद जो है वो चलता हुआ आ जाएगा। है तो अब राजा ही ना, तो आप एज अ राजा अंदर से, अब मैं भी मूवी देख के ही आया हूँ बहुत सारी तो एज अ राजा आप अंदर से सख्त है कि बहुत नरम है? ईमानदारी से बताइए। नहीं, पर अगर आप ये मैं इसका जवाब क्या दूं? अगर आपको पूछना चाहिए था तो ये मेरे राजा से पूछिए। ये लोगों से, हाँ, जो लोग साथ में उनसे पूछेंगे तो बेहतर है। जब तक अनुशासन है तब तक सब आनंद। राजमहल के बहुत सारे एटिकेट्स होंगे जी, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होंगे, एटिकेट्स होंगे, कोर्ट के नियम होंगे वहाँ बहुत सारे जी। तो कौन से नियम ऐसे हैं जो पुराने अभी 1-2 जो आपको लगता है अभी भी चलते आ रहे हैं, जिनको आपने कभी टूटने नहीं दिया? तुम नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सर कि जैसे आप पूछ रहे हैं कायदे कानून, तो अपन किसी के भी घर में जाते हैं, चाहे हम जो हमारे प्रथम नागरिक हैं इस देश के, राष्ट्रपति महोदया, वहां से शुरू करें और किसी के भी घर में जाएं, तो जब किसी के घर में जाते हैं तो कायदे कानून मान सम्मान और इज्जत के लिए बनते हैं। लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ जी का नेक्स्ट गोल क्या है? मैं रोज जीने वाला इंसान हूँ सर जी, और बाकी पीढ़ियों की जो सोच होती है वो कार्य ऐसा कर कर जाएं जो जिससे हमारे पुरखे खुश हों। उनके कुछ चंद चले हुए पद चिन्हों पर अगर हम 2 कदम भी चल जाएंगे तो मैं खुश होऊंगा। पर क्या सारे लोग पद चिन्हों पे चल पाते हैं? जब ये रॉयल डायनेस्टीज होती हैं जी, और आप लोग का घराना परिवार होता है जी, तो इसमें भी पॉलिटिक्स हो जाती है। नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो जवाब इसी में है कि क्या 77 पीढ़ियां एक खून की चलती? नहीं चलती। दुर्भाग्यवश मैंने सुना कि 2025 में आपके पिताजी ने शरीर छोड़ दिया था जी। तो उसके बाद आपकी परंपरा में गद्दी उत्सव होता है जी,
उस समय क्या रहा? नहीं, उस समय पे जो है वो हमारे कुल के जो गुरु हैं वो पधारते हैं और वो आपको अपनी गद्दी के ऊपर बैठाते हैं। क्या फीलिंग थी उस दिन? जिम्मेदारी वाली, कि जब आपको ये सहूलियत थी कि जब कुछ नहीं आता था ना तो किसी के ऊपर पलट के दौड़ के पूछ के वापस आके जवाब दे दो, और अब जब आप पलटो तो सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं था। पिताजी से एक चीज जो आप बड़े मोहब्बत से, बड़े प्यार से, उनकी एक चीज को जो आपने अपनाया हो, बोला ये एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, सब होंगी जरूर। नहीं, मैं अपना नहीं पाया, मैं कोशिश पूरी करता हूँ उसको अपनाने की, और वो है उनका अनुशासन। अनुशासन जी। जैसे कोई उदाहरण अब दीजिए। जैसे अगर कोई वक्त है, अगर उन्होंने कहा कि 7 बजे मिलेंगे, तो वो व्यक्ति जो है वो 7 में 10 कम पे वहां पहुंचता था। और अगर आप 7 में 10 कम पे वहां पहुंचे हैं तो आप वक्त पे हैं। 7 में 5 कम पे अगर आप पहुंचे हैं तो आप मतलब ऑन टाइम है, और उसके बाद अगर आप पहुंचे हैं तो आप लेट हैं। अच्छा देखो, कभी किया तो नहीं होगा, लेकिन एक फैंटेसी क्वेश्चन है मन में कि क्या कभी गुस्से में आकर के होता है कि राजा हूं मैं, और आप मन करता है बोल दूं, उसका सर कलम कर दिया जाए? काश अगर आप ये पूछेंगे तो मैं ये ईमानदारी से जरूर कह सकता हूँ कि क्या मैं ऐसी इच्छा कुछ चीजों को लेकर रखता हूं, तो हाँ। क्या मुझे मेरा ये संविधान मुझे ये इजाजत देता है? नहीं। ये लेक इतनी खूबसूरत है, ये मैन मेड लेक बनाने का जी विजन जी अपने आप में, मैं सोच रहा था कि मतलब कोई चीज का रेफरेंस पॉइंट होता है, बिना रेफरेंस पॉइंट के इस विजन को बिल्ड किया। कल मैं देखा कि ग्रेविटी से फव्वारे चलते हैं। जी हाँ? जी ये जी। क्या साइंस है? ये देखिए, ये पीढ़ियों से चलता हुआ रहा, और उदयपुर जो है इट्स नॉट इट्स अ मैन मेड सिटी। ये इंसानों द्वारा बनाई गई है। जितने भी तालाब हैं, और सारे तालाब जो है हमारे पुरखों ने बनवाए हैं। और ये तालाब पिताजी ने बनवाया। मेरा सौभाग्य रहा कि अक्षय तृतीया के दिन के ऊपर मुझे इसका नामकरण उनके नाम पे करने का सौभाग्य मिला। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, और उनको बड़ा पसंद था, तो उन्होंने भी अपने जीवन के अंदर इस कार्य को, इस परंपरा को जारी रखा। और ऐसे भी मैंने सुना कि एक लेक का पानी दूसरे लेक में बिल्कुल ऐसे 8-10 तालाब जो है वो जुड़े हुए हैं, और आखिरी में ये पानी जो है वो समुद्र में, दरिया में जाता है। तो हर लेक दूसरे लेक को कंप्लीट करती है। बिल्कुल। तो कोई ऐसा नहीं है कि भाई 8 है तो 2 सूखी रह जाएंगे। नहीं, सबको वो भरते हुए निकलेंगे आज। पहले के राजा के पास हाथी, घोड़े, रथ, इतना कुछ होता था। फिर अब गाड़ियां होती हैं जी, अच्छी गाड़ियां होती हैं जिससे वो सुविधाजनक ट्रैवल कर सके। करेक्ट। फिर थोड़ा और अगर आगे चलते हैं तो पर्सनल चॉपर और जेट्स भी होते हैं। तो आपके पास भी पर्सनल चॉपर जेट है? नहीं, मेरे पास पर्सनल चॉपर और जेट नहीं है। मेरे पास गाड़ी जरूर है, और वो मेरे को बहुत पसंद है। लेकिन कभी हवाई जहाज उड़ाने का मन करता है? मैं रेडियो आज भाई हवाई जहाज उड़ाएगा? नहीं। रेडियो कंट्रोल एयरक्राफ्ट से मुझे बहुत शौक है, क्योंकि पैर जमीन पर रहे थोड़ा ठीक रहता है। तो रेडियो कंट्रोल एयरक्राफ्ट से मुझे बहुत शौक था। मेरे फादर को रिमोट कंट्रोल फ्लाइंग का बहुत शौक था, तो मेरे को भी उनसे लगा। फिर वो ग्रेजुएट कर गए एक्चुअली असली एयरक्राफ्ट से उड़ाने में, और 50 साल की आयु के अंदर उन्होंने लाइसेंस लिया। आप सोचें तो मतलब हिज डेडिकेशन। आपका मन होता है कभी हवाई जहाज उड़ाने का? बिल्कुल होता है, बट मैं रेडियो कंट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ में स्मॉलर स्केल्स के अंदर, मिनिएचर्स के अंदर मेरे को बहुत पैशन है। और मेरी डाइकास्ट मॉडल और कलेक्शन भी मेरी एक हॉबी है। आगे मैं आपसे महाराणा प्रताप के बारे में, कल्चर और हिस्ट्री के बारे में बात करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। पहले अपन क्रिकेट खेलेंगे। हाँ ठीक है। लक्षराज जी, how many hotels belongs to you now? तो मैं जहाँ जा रहा हूँ आपके होटल दिख रहे हैं। आखिरी जब चेक किया था तब तक 10 ही थी। And this is all under HRH? This is all under HRH. Apart from the word Taj manages. Correct.
So that is with their management. The hotel and the properties belong to us. इसके लिए भी आपने ऑपरेशंस का पार्टनर नहीं सोचा कोई? अब डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए आपकी प्रॉपर्टीज बहुत पॉपुलर होती जा रही है। जी जी, आई थिंक उसका ऑक्यूपेंसी भी बढ़ रहा होगा हर साल। बिल्कुल बिल्कुल, ऑक्यूपेंसी भी बढ़ रही है, लोग भी बढ़ रहे हैं, तादाद भी बढ़ रही है, तो ये एक अच्छी बात है। मतलब आज की तारीख में इतना व्यवसाय उदयपुर के कारण राजस्थान को, भारत को मिलता है, ये एक बहुत खुशी की बात है कि एक दौर था जहां हम लोग उदयपुर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहते रहते थे। आज वो वक्त आ गया जिसको बड़े गर्व से और छाती ठोक के हम लोग कहते हैं कि टुडे वेनिस इज कॉल्ड द उदयपुर ऑफ द वेस्ट। कितने एकड़ में मानी जाती है आपकी ये रियासत? ये जो जगह है तकरीबन 100 बीघा के, मोटा मोटे तौर के ऊपर 100 बीघा के आसपास। बाकी जगह मिला के अब वो अपन नापना शुरू करते हैं। पावर ज्यादा डेंजरस है या फेम? आज की तारीख में जो लोग हैं वो इसलिए नहीं परेशान हो रहे हैं या नहीं तकलीफ में है क्योंकि उनको खाना नहीं मिल रहा है। वो परेशान आज इसलिए ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि वो पचा नहीं पा रहे हैं, चाहे वो फेलियर हो चाहे वो पावर हो। उस जमाने में लोगों को अपनी लॉयल्टी प्रूफ करनी पड़ती थी, आज जी। भी करनी पड़ती है जी लेकिन अगर आपका हम पीछे लेने देखें 300-400 साल में, जी, आज क्या आपको उतने लॉयल लोग मिल पाते हैं? भगवान की दया से बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे पास में वो लोग हैं जो आज की तारीख में पीढ़ियों से हमारे साथ काम कर रहे हैं। लक्ष्य राज सिंह मेवाड़, हिज रॉयल हाइनेस, निडर राजपूतों के परिवार से, पर क्या आपको किसी चीज से कभी डर लगता है? जब तक अकेले थे ना तब तक कोई डर नहीं था। जिस दिन ईश्वर ने अपना एक अंश इस दुनिया के अंदर लाने का सौभाग्य दिया और वो खुशी जब मिली तब इंसान को ये महसूस होता है कि डर क्या होता है। क्या पुराने राजाओं की तरह हिज रॉयल हाइनेस लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ को गुस्सा आता है? पहले बहुत ज्यादा आया करता था, अब जो है वो बहुत कम आता है। हम महाराज से पूछते हैं आपको उदयपुर में सबसे अच्छा क्या लगता है? आपका फेवरेट प्लेस क्या है? मेरा कमरा। Are you a private person or a public person? ये बड़ा पैराडॉक्सिकल सवाल है। अगर मैं ये कहूंगा कि मैं प्राइवेट आदमी हूँ तो लोग मानेंगे नहीं, पर सच्चाई यही है कि मैं जो है वो मेरे चंद चुनिंदा लोगों के बीच में, परिवार के बीच में, उन लोगों के बीच में मेरे को रहना जो है वो बहुत पसंद है। मैंने सुना है आपके बारे में, आप लंबे लंबे डिस्टेंस गाड़ी ड्राइव करके चलते सब लोग साथ में रहते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, सफर निकल जाता है, हिंदी का नहीं तो अंग्रेजी का हो जाता है। अब हम ये कौन सी जगह पे आ गए? ये हम मानक चौक में हैं। स्थान वो है जहाँ पर सब लोगों से जो है वो मिला जाता था और ये मेन चौक या मेन कोर्टयार्ड है महलों का। ओके जी। और कितने सालों से बना हुआ है? ये जगह जो है तकरीबन 450 साल वाह। के आसपास। 450 जी, क्योंकि नॉर्थ जो है वो यहाँ से ही कंस्ट्रक्शन शुरू होते हुए जो है वो उस तरफ पे गया। तो जितनी पुरानी चीजें आपको मिलेंगी वो यहाँ से शुरू होंगी 450-500 साल से लेके और सबसे नए जगह तक पहुंचेगी जो है 100 साल तक। हिज रॉयल हाइनेस लक्ष्य राज सिंह मेवाड़। आप इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जी, देखते हैं। आज आपके यहाँ पे एक जगह है जहाँ मैरिज डेस्टिनेशन होती है, नाम जी। डिफिकल्ट था, मैं गया था, बोट से गया था वहाँ, जी है ना? जी। तो क्या नाम है जगह का? जहाँ- जग मंदिर। जग मंदिर। जी, व्हाट जी। अ ब्यूटीफुल प्लेस। थैंक यू। और वहाँ भी वो हाथी बने हुए हैं सिंगल स्टोन के, जी। 400 साल पुराने, जी और पूरा एरिया मैंने देखा। जी आज अगर कोई इन्फ्लुएंसर जी। वहाँ पे शादी कराए जी, तो आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा पीआर कौन कराएगा? वो लोग जरूर ध्यान में आ रहे हैं जिनको शायद लोग कम जानते हों। हाँ। उनके जैसे लोग जरूर होंगे जो खूब कराएंगे। खूब कराएंगे। जी जी उस टाइम पे तो तलवारों से युद्ध होता था, जी आज कंटेंट से हो रहा है। जी। सबसे बड़ा योद्धा कौन है कंटेंट में? मैं उनके सीधे हाथ पे खड़े होने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या उस समय के हिसाब से कंटेंट इन्फ्लुएंसर्स पे उनके रेवेन्यू पे टैक्स लगाते हैं आप? शायद। हाँ आज के सीईओज को, जी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के या इंडियन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के जी। सीईओज को, हमारे पुराने समय के राजाओं से क्या चीज सीखनी चाहिए? केवल सब कुछ जो है वो व्यवसाय धंधाई सब कुछ नहीं है। जज्बात, काम, कर्म, नियत, जो है घर परिवार, रिश्ते, जज्बात, ये सारी चीजों की भी एक कीमत है। ये भी एक कदर करने वाली चीज। क्या आपको लगता है मिसिंग है ये? बिल्कुल। कोई एग्जांपल दें आप? अगर आपको ध्यान हो तो अपने बचपन में हम लोग ये सुना करते थे कि नाउ द साइबेरियन क्रेन्स हैव माइग्रेटेड।
आपको ध्यान है कि हाँ, द टाइम हैज कम एंड नाउ द साइबेरियन क्रेन्स आर माइग्रेटिंग। तो अब इस प्रकार की टर्मिनोलॉजी जो है ना वो इंसानों के लिए उपयोग में आने लग गई कि ओ पीपल फ्रॉम दिस पार्ट, एक्स पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और एक्स पार्ट ऑफ द कंट्री आर माइग्रेटिंग टू वाई पार्ट ऑफ द कंट्री। तो जो शब्द जो हैं या जो सोच जो है जो जानवरों के लिए इस्तेमाल की जाती थी वो अब इंसानों के ऊपर लागू होने लग गई है। और इंसान जो है वो इंसान कम और एक प्रोडक्ट और एक संख्या जो है वो ज्यादा हो गया है। वो कंपैशन जो राजाओं में होता था जी, वो अभी और होना चाहिए। बिल्कुल। लक्ष्य जी, चेहरे से तो आप पूरे 100% राजा दिखते ही हैं, पर कभी कभी क्या लिबास में भी राजा वाले तैयार होते हैं किसी किसी दिन? कुछ ऐसे दिन होते हैं? बिल्कुल, हाँ। अब देखिए, मतलब जो कोई त्योहार है, कोई फंक्शन है, कोई पूजा या अन्य कोई दूसरा कोई कार्य है, तो उस दिन जो पारंपरिक पोशाक होती है वो कोई जरूरी नहीं है कि कोई राजा की पोशाक। कॉन्स्टिट्यूशनली तो अब पावर्स जो है ना पॉलिटिकल साइड शिफ्ट हो चुकी हैं। बिल्कुल। तो कहने के लिए तो राज्यसभाएं वहां लगती हैं जी, पर क्या आप भी कोई राज्यसभा लगाते हो, कोई दरबार लगाते हो जहाँ नहीं? लोगों से मिलना जुलना जरूर होता है। लोग एक आस्था जरूर है लोगों को विश्वास जरूर है, लोगों को उम्मीद जरूर है, लोग आते जरूर है, मिलते जरूर है। तो अपनी बात डे ऑफ द वीक नहीं, कुछ फिक्स डेज होते हैं और बाकी जो लोग हैं किसी को आना हो तो वो समय लेकर बात कर जो है वो आ जाते हैं, नहीं तो दरवाजे पे आकर खड़े हो जाते हैं कि हमको मिलना है। और अगर मैं यहाँ हुआ और समय रहा तो मैं जरूर मुलाकात करता हूँ, बात करने की कोशिश करता हूँ। आप प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं? प्रयास जरूर करता हूँ। होती है नहीं होती है वो ऊपर वाले के हाथ में। इतना ब्यूटीफुल और इतना पुराना 450 साल का ये आर्किटेक्चर है जी, और किस तरह से बनाया गया होगा उस टाइम पे, तो इतनी फैसिलिटीज थी नहीं जी। इसका अपकीप सब आप मैनेज करते हैं? जी बिल्कुल। ये हमारे फाउंडेशन के माध्यम से, जो महाराणा ऑफ मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन है, उसके माध्यम से हम लोग इसका कार्य करते हैं और सुचारू रूप से इस कार्य को जो है वो अंजाम तक पहुंचाया जाता है। उस टाइम पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कंपास नहीं होते थे, लेकिन जब मैंने आकर के थोड़ा रिसर्च किया तो एग्जैक्ट निकलेगा। एग्जैक्ट निकल रहा है जी। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कंपास के हिसाब से पूरी डायरेक्शंस देकर के गेट्स बनाए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अमेजिंग। आपको कौन सी एक ऐसी जगह है जहाँ जाके बहुत पीस महसूस होता है? जब आप अपने घर परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में बैठे हैं या अपने आप के साथ में जब कभी एकांत में बैठे हैं तो बहुत शांति मिलती है। आप एक इमोशनल व्यक्ति हैं कि लॉजिकल व्यक्ति हैं? जो मेरे जज्बात को समझ सकेगा उसके लिए मैं जज्बाती हूँ और बाकी में लॉजिकल। मूवीज देखते हैं आप? बिल्कुल। आपकी फेवरेट मूवी? दोस्ती करके एक फिल्म आई थी सन 60 के दशक के अंदर, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी, बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, वो मेरे को बहुत पसंद है। अच्छा जी। अच्छा, ऐसा कोई गाना है जो जिसको आप कभी स्किप नहीं करते, बार बार सुनते हैं, बहुत पसंद आता है? तुम एक गोरख धंधा हो, अगर उसमें कहता तो मुझे वो गाना बहुत पसंद है। लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ को अगर आज एक सुपर पावर मिल जाए, कोई ऐसा वरदान मिल जाए भगवान से कि मांगो एक वरदान, क्या चाहिए, तो क्या मांगेंगे आप? मैं दुनिया से बीमारियों को खत्म कर। अगर आपको अपने 20 साल पुराने यंग लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ को कोई एडवाइस देनी हो तो वो क्या होगी? मुझे शायद उस समय पे सीखने और शिक्षा के लिए थोड़ा सा मेरा दिल दिमाग खुला रखना चाहिए। अब आप कुछ मेरे से सवाल पूछ रहे थे, तो उनका जवाब जो है वो यहाँ है। उनका जो भाला है वो 2 किलो और 930 ग्राम का था। और जैसे उनका खंडा था तो उसका वजन ये था। नहीं, हम जानना चाहते थे कि 208 किलो का आर्मर और 81 किलो का भाला बताया गया। वो अफवाहें। तो ये जो सारी चीजें जो लगा रखी है, तो वो कुल मिलाकर पूरा जो वेट था वो तकरीबन 35 किलो का था। इसको आर्मर बोलेंगे जी। और ये कितने किलो का था? ये जो है ये तकरीबन 14 किलो के आसपास का था। महाराणा प्रताप इसे यूज करते थे जी। तो ये सब गूगल पे इतना कैसे फैल गया? आपको अपने को वही बात समझने की जरूरत है कि अब जब आप किसी चीज को विराट, विशाल, भव्य दिखाएंगे तो एक तो वो चीज होनी चाहिए बहुत बड़ी, तब तक वो इंसान को लगता नहीं है कि उसमें ताकत थी। महाराणा प्रताप की एग्जैक्ट हाइट कितनी थी? जो हम लोग आज की तारीख में इतिहास से जो देखते हैं 5.5 पौने 6 फीट के आसपास जो है वो होने चाहिए। और गूगल में 7.5 फीट बताया जी। तो आज की तारीख में अपन जैसे बड़े रेसलर्स होते हैं दीन दुनिया के, और अपन अन्य जगहों के ऊपर उनको देखते हैं, उनमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्या? तो और जो हमने हकीकत देखी है और जानी है, जिस कदर से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी,
तो अगर वो स्विफ्टनेस और बिजली के माफिक नहीं होते तो क्या हम वो लोग काम और कार्य कर लेते? नहीं कर पाते। तो वो थोड़ा सा लॉजिक और कॉमन सेंस हम लोगों को समझने की जरूरत है। मैंने अपने वीडियो में खुद कहा था 80 किलो का भाला बहलोल खान को बीच से काट डाला। वो सत्य है कि बहलोल खान को और घोड़े के समेत काटा, पर जो वजन की जो चीजें हैं वो बहादुरी दिखाने के लिए थी, पर बहादुरी उस कार्य में पहले से ही रोम रोम में बसी हुई थी। कि ये बातें ठीक है कि कहा गया था कि भीलों की सेना बनाई, ये बातें बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो देखिए जो चेतक ठीक है, राम प्रसाद हाथी बिल्कुल वो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो वो जो स्थानीय लोग थे उनको साथ में लेके चले। और दूसरी बात बहादुरी की ये थी कि महाराणा प्रताप जो है वो भाले के लिए जाने जाते थे, बट उन्होंने जब बेलोर खान को काटा तो वो तलवार से काटा, क्योंकि ये चुनौती दी गई थी कि आप भाले के अच्छे जो है वो हो तो आप भाले को उपयोग करो। उन्होंने भाले का ना उपयोग करके और तलवार का जो है वो उपयोग किया। ये बात सच है कि मेवाड़ ने कभी भी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके, ना मुगलों के सामने और ना अंग्रेजों के सामने। ये सबसे बड़ी बहादुरी थी। चाहते तो समझौता कर सकते थे, स्वाभिमान को खूंटे पे टांग कर जुड़ सकते थे, उससे बड़ी। ऐसा भी हुआ था कि अकबर ने कहा था कि महाराणा प्रताप मैं तुमको आधा देश दे दूंगा, तुम अगर मुझे मेवाड़ दे दो। सौदे के लिए तो सब कुछ था ना, जो चीज चाहिए थी सब कुछ मिलती, पर अल्टीमेटली कहती तो वो गुलामी ही जाती ना, क्योंकि आप किसी के अधीन होते, और मेवाड़ को ये मंजूर नहीं था, ना तब था ना आज है। तो जब ये एक्सेशन की ट्रीटी हुई थी जी, तो मेवाड़ को भी उस समय फॉर्मली भारत में मिलना पड़ा था? नहीं, हम आगे रहकर जाकर मिले थे। तो जब सरदार पटेल पधारे उदयपुर और बातचीत हुई तो उन्होंने पूछा मेरे परदादाश्री से कि महाराणा साहब आपका क्या निर्णय है? तो उन्होंने ये कहा कि ये निर्णय मेरे पुरखों ने पहले ही ले लिया है। तो क्या फिलॉसफी थी कि आप लोग आसानी से भारत में विलय होने के लिए तैयार थे? क्योंकि 500 साल से हम लोग स्वतंत्रता चाहते थे, क्योंकि पहली जो फाइट या जंग जो है जो हम मानते हैं वो स्वतंत्रता के लिए थी, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारे स्वतंत्र होने पर कोई आंच आए, कोई उंगली उठाए, कोई कुछ कहे, वो हमको मंजूर नहीं था। अच्छा, 76 महाराजा हुए मेवाड़ में जी। बप्पा रावल जी के बाद में अगर हम देखें जिन्होंने युद्ध लड़े हैं जी जी प्राइमरीली जी, उसमें महाराणा प्रताप तो बहुत पॉपुलर हुए हैं जी। कोई ऐसे भी थे और जो बहुत पॉपुलर होने चाहिए थे लेकिन हुए नहीं है, जो उनको आप जानते हैं? महाराणा सांगा अब हम चर्चा कर रहे हैं, उन्हीं की प्रतिमा अपने सामने आ रही है। देखिए आप, सही सवाल। ये महाराणा सांगा है, ये महाराणा सांगा की प्रतिमा है। बताइए इनके बारे में। तो ये देखिए, जो 80 घाव इन्होंने सहे, जो लड़ाइयाँ आपने जो है वो लड़ी, तो मतलब आज की तारीख में जितना वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का कार्य है और जो उन्होंने काम किया, मतलब वीर शिरोमणि हमारे महाराणा सांगा ने भी जो है जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं और जो कार्य किया है वो भी कोई कम नहीं रहा। इन्होंने इतनी यातनाएं सही, तो ये कब तक चलता रहा है? कब जाकर के मेवाड़ एक कंफर्ट में आ सका? नहीं, ये बड़ा क्योंकि डेवलपमेंट आपने बहुत किया। हाँ, ये वो डेवलपमेंट का फेज तो तभी मिलेगा ना जब युद्ध खत्म होंगे। बिल्कुल। नहीं, तो ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेवाड़ इकलौता वो एक क्षेत्र है, वो देश उस जमाने में था जिसने लड़ाई के साथ साथ इन कार्यों को किया, चाहे वो संगीत हो, कला हो, निर्माण हो, मंदिर हो। जब लड़ाइयाँ चल रही थी ना, तब ये काम साथ साथ चल रहे थे। तो मेवाड़ शांति से तो कभी बैठा ही नहीं। तो सीक्वेंशियल नहीं था, पैरेलल था। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं था कि अच्छा, लेकिन इसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत लगती होगी, युद्ध में बहुत पैसा चला जाता है। बिल्कुल। युद्ध को मैनेज करने में, पीछे लोगों को खिलाने पिलाने में पैसा जाता है। तो उस समय आप कंस्ट्रक्शन भी कर रहे थे। बिल्कुल। उस समय आपने मैन मेड नदियां भी तैयार कर दी, तालाब तैयार करे। तो ये आज की तारीख में फौज को जो हम आज भी कहते हैं कि लड़ने के लिए खाना चाहिए, तो खेती बाड़ी के ऊपर उस जमाने में भी खूब जोर था। तो पानी की व्यवस्था अगर हो जाती तो सारा काम हो जाता। तो ये चीज हम लोग बहुत पहले समझ गए। किसका विजन था इतने मैन मेड तालाब बनाने का? ये 500 साल से चल रहा है। तो महाराणा उदय सिंह जी ने भी जो है वो तालाब बनाया। तो जहां जहां पे हम लोग थे, सबसे पहले ये वाटर कंजर्वेशन का काम जो है वो तब से ही हम लोग कर रहे थे। वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन। तो आज की तारीख में तालाब उस जमाने में क्या थे? वाटर कंजर्वेशन का काम था, वाटर हार्वेस्टिंग। इसका आज बहुत बेनिफिट मिलता है, और बेनिफिट मिल रहा है। खाने की कितनी सुविधाएं आपको मिल जाती हैं, तो उस वजह से सारा काम हो पाया। अच्छा, तो आपने बताया उस समय कल्चर, आर्ट, पेंटिंग, मैन्युस्क्रिप्ट, कंस्ट्रक्शन, मंदिर ये सब चल रहा था। ये सारे निर्माण साथ चल रहे थे। इसमें कहीं आर्ट, कल्चर, मैन्युस्क्रिप्ट, कुछ ना कुछ चीजें खराब भी हुई होंगी युद्ध में? बिल्कुल। कुछ तबाह भी हुई होंगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा क्या चीज आप ऐसा सोचते हैं कि यार ये बड़ा मिस करते हैं हम? नहीं, जानकारियां जो है, इतिहास, जो दर्ज इतिहास एक लिखा हुआ मिलता और जिसके अगेंस्ट जला दिया गया वो।
जला दिया गया, नहीं सुरक्षित रख पाए, तो ऐसी चीजें जो जरूर हुई, जो चीज हाथ से निकल गई, कुछ जगहों की जानकारियां, तो वो सारी चीजें जो रह गई, वो इस जंग की वजह से जो तकलीफें आई, परेशानियां आई, तो वो जरूर उसका एक बहुत भारी नुकसान रहा। हिज रॉयल हाइनेस, आप इतनी सुंदर लेनेज से आए हैं और जिसमें इतना कंट्रीब्यूशन 400 साल में हुआ है, आप अपने लिए क्या सोचते हैं? आप आने वाले समय में जब तक जीवित हैं तो लोग आपको कैसे पहचाने, कैसे जाने? आपके जाने के बाद आप क्या कंट्रीब्यूशन करके जाना चाहते हैं? नहीं, वो मैं वो सोचना, मेरा दिमाग उस दिशा में जाता है। मैं ये करना चाहता हूँ कि जो मैं वर्तमान में और मेरे जीवन में मैं कर सकूँ। और आज मैं ये मानता हूँ कि खास तौर के ऊपर हमारी युवा पीढ़ी को हमारी संस्कृति से, हमारी जगह से, हमारे इतिहास से वाकिफ होना बहुत जरूरी है। और केवल पढ़ लिखना एकेडमिकली जरूरी नहीं है, वो एक विकसित दिमाग में होना जो है वो बहुत जरूरी है। और जो कार्य अभी तक जो 25 पीढ़ियों ने यहाँ पर काम किया है, उसको अगर मैं संजो के अगर जा सकूं तो मैं ये मानूंगा कि मेरा जीवन सफल रहा। इस म्यूजियम के अलावा भी कुछ ऐसा है जो बड़ा प्राइवेट है, जो किसी ने नहीं देखा? मेवाड़ जहाँ तक मैं जानता हूँ एक खुली किताब है, पन्ने पलटने वाले चाहिए, पर कोई ऐसी जगह जो आप दिखाना चाहते हैं जो जहाँ लोगों को ना पता हो? वो मैंने सोचा कि वो रहस्य निकाल लेना, मतलब आपकी ये खूबी है जो मेरे को लगता है काफी हद तक आप कर चुके हैं कामयाब तरीके से, पर अगर कुछ ध्यान में आएगा तो मैं जरूर आपके साथ में मैं बांटूंगा। जी जरूर जरूर जरूर। ये मंदिर है? नहीं, यहाँ से म्यूजियम जो है, हर जो द्वार होता था वहां पर गणेश जी को द्वारपाल के रूप में गणेश जी को विराजमान किया जाता था। तो हर ऐसी एक जगह के ऊपर आपको गणेश जी जरूर मिलेंगे। मैं आपको कुछ राजशाही टर्म्स बोलूंगा। अच्छा। आपको आज के उसके मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट बताने क्या होंगे? ये काम करो आप, ये मेरे को दे दो, मैनेजमेंट गुरु आप हैं, सवाल मैं पूछ लेता हूँ, वो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि आप मेरे को इसमें फंसाओगे और मैं फंसना बिल्कुल भी नहीं चाहता। सबसे पहला शब्द जो आता है वो है दूत। दूत आपका मैसेज भेजता था, आज का दूत है ईमेल। अरे वाह। सेनापति? सेनापति चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, जो सारे ऑपरेशंस मैनेज करे। राजकोष? राजकोष इज कैश फ्लो। प्रजा? प्रजा इज योर कंज्यूमर बेस, जो आपको टैक्सेस जनरेट करके देगी, जहाँ से आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं। दरबार? दरबार ये वो जगह है जहाँ से लोगों की प्रॉब्लम्स भी पता चलती है और फीडबैक भी पता चलते हैं। तो हर कॉर्पोरेट में मंडे मॉर्निंग एक रिव्यू मीटिंग होता है जी। तो मंडे रिव्यू जिसमें मीटिंग हम में से कोई नहीं बैठना चाहता। राजद्रोह? राजद्रोह यानी कि आपके राज के खिलाफ किसी और राजा से जाके मिल जाना जी, ये होता है मून लाइटिंग आज के समय में। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। मून लाइटिंग आपके यहाँ काम कर रहे हैं, हाँ आपके सीक्रेट सीनियर लीडर हैं, एम्प्लॉइज हैं जी, और संडे के दिन आपके कॉम्पिटिटर के यहाँ जाकर के 4 घंटा काम करके आपकी इन्फॉर्मेशन लीक करके आ जाते हैं। तो कॉम्पिटिटर के पास आपके यहाँ काम करते हुए जो इन्फॉर्मेशन लीक कर देता है, उस प्रोसेस को एचआर में बोलते हैं मून लाइटिंग। हथियार? हथियार आज डेटा आपका हथियार है, आप डेटा से लड़ सकते हो। अगर आपके पास कंज्यूमर का डेटा है, आपके पास परफॉर्मेंस का डेटा है। एडवर्ड डेमिंग, राइट, जापान के अंदर, अच्छा, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, राइट, वो बोलते थे कि इन गॉड वी ट्रस्ट, एवरीबडी एल्स प्लीज ब्रिंग द डेटा। खाली भगवान में विश्वास है, बाकी सबका डेटा चाहिए मेरे। क्या बात है। अगर डेटा आपके पास है तो वेपन आपके पास है, कुछ भी ठीक कर सकते हो। आखिरी में जो है वो जो मैं पूछना चाहता हूँ वो है विजय उत्सव। विजय उत्सव है मेरा लीडरशिप फनल प्रोग्राम जी, जहाँ लोग बिजनेसमैन आते हैं। मैं 10 साल से लीडरशिप फनल प्रोग्राम कर रहा हूँ जी, यहाँ आज तक हमने हजारों बिजनेसेस को बिल्ड किया है, उनको ग्रो किया है जी। एक दिन मैं आपसे जब लास्ट टाइम मिला था जी, तो मैं आपसे पूछ भी रहा था कि आपका बिजनेस में क्या इंटरेस्ट है जी। ऑफ कोर्स आप सबको बता दूं कि आपका सारा इंटरेस्ट चैरिटी में ही जाता है, समाज सेवा में जाता है। आप अपने आप को एक राजा देखते हैं या बिजनेसमैन देखते हैं? इंसान। अच्छा, आपको क्या ज्यादा पसंद है, बाइक या रोल्स रॉयस? रोल्स रॉयस का हूँ। रोल्स रॉयस कहेंगे। क्रिकेट या टेबल टेनिस? क्रिकेट। क्रिकेट। कोई ऐसी डिश जो लगता है ये बार बार खा सकता हूँ? दाल बाटी। दाल बाटी और लहसुन की चटनी। लहसुन की चटनी, वाह। अब मैं बिजनेस के बारे में बात करना चाहता हूँ थोड़ा सा। ये हेरिटेज हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है जी, इसमें अगर आप ज्यादा स्केल करते हो जी, तो एक्सक्लूसिविटी डाइल्यूट हो जाती है जी,
और अगर स्केल नहीं करते जी। तो फिर वो प्राइस हमारे को इतना वो जस्टिफाई करे कि मैं इतने बड़े रेवेन्यू स्ट्रीम्स को बिल्ड कर सकूं। HRH ग्रुप मुझे ऐसा लगता है कि शायद इंडिया का पहला ही प्राइवेट हेरिटेज हॉस्पिटैलिटी चेन होगा जी जो कि आपका है। जी 10 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज है आपकी। जी। अब मैं जानना चाहता हूँ कि ये एक्सपेंशन भी है और एक्सक्लूसिविटी है, इसका कॉम्बिनेशन मैनेज कैसे करता है आप? एक दौर वो था जहाँ खंडरों को लाइट लगाकर बेचा जाता था और या कहा जाता था कि हम ऐसी जगह के ऊपर ले जाएंगे जहाँ आ जाओ, खर्चा मेरा है, और आदमी एक पैसा भी नहीं देता था और वहाँ एक एक्सपीरियंस के लिए मतलब किसी के रिश्ते की वजह से वहां पहुंचा करता था। फिर उसके बाद में एक तीसरा जो है वो चरण आया जहां पर ये बहानेबाजियों का दौर, ये खंडर का दौर बंद हुआ, जहां रेस्टोरेशन का काम चालू हुआ, रेनोवेशन का नहीं। अच्छा, इसका रेस्टोरेशन वुड बी मोर एक्सपेंसिव देन बिल्डिंग अ होटल फ्रॉम द 100%। इसीलिए तो वो तो एक नई चीज से अपन ने तुलना कर ली, और एक ये होता है कि हमने रेनोवेट कर लिया और एक ये होता है कि हमने रिस्टोर कर लिया। तो जो चीज जैसी थी उसकी यथास्थिति पर उसको लेकर वापस आए कि अगर चूने में अगर उसको बनाया हुआ था लाइमस्टोन में, तो लाइम में उसको वापस बनाया गया। वो काम वो चीजें उस तरीके से वापस, और वहां पर इन चीजों की बहानेबाजी नहीं करी कि आपको खाना गर्म नहीं मिलेगा, आपको पानी गर्म नहीं मिलेगा, आपको बाथरूम साफ नहीं मिलेगा, या आपके कमरे में मच्छर होंगे। ये सारी चीजें जो हैं वो दौर बंद हुआ। जब हेरिटेज हॉस्पिटैलिटी के अंदर ये सोच आने लगी तो लोगों ने कहा कि भाई पहले उन चीजों को प्रेफरेंस दूं जिसके अंदर के कोई कैरेक्टर हो, कोई हिस्ट्री हो, कोई ट्रेडिशन हो, कोई बैकग्राउंड। यहां वो आपको बीज मिलता है स्केलिंग का और एक्सक्लूसिविटी का, और जब वो आपको पूरी लग्जरी के साथ में मिल रही है, बिना किसी बहाने के मिल रही है, तो लोग फिर उन जगहों के अंदर जाना पसंद कर रहे हैं जिसके अंदर की कोई कैरेक्टर हो, कोई बात हो, कोई दम हो, चाहे वो इंसान हो या जगह। तो लोगों ने फिर ऐसी जगहों को तवज्जो देना शुरू किया। तो वहां हेरिटेज हॉस्पिटैलिटी को समझ में आने लगा कि ये एक स्केलेबल बिजनेस है, कि मैं एक जगह को लेकर बैठा रहूं ये जरूरी नहीं। अगर मेरे पास में ऐसी एक और कोई जगह होगी जहां ये बहानेबाजी नहीं होगी, तो वहां लोग आएंगे, एक नए ढांचे के बनस्पत लोग मुझे पसंद करेंगे। कब शुरुआत हुई इसकी? दादाश्री ने फिर 60 के अंदर लेक पैलेस को बनाया। 80 और 90 के दशक के अंदर फिर पिताजी ने हेरिटेज हॉस्पिटैलिटी को आगे बढ़ाया। तो 80 के दशक के बाद में फिर इस चीज ने थोड़ी सी तूल पकड़ना शुरू किया, और जो बुनियादी बिजनेस सवाल है स्केलेबिलिटी तब आई जब आपको इसके अंदर एक्सक्यूजेस नहीं थे और आप कोई भी एक मॉडर्न स्ट्रक्चर के साथ में compete कर रहे थे। और जब सवाल आता है मॉडर्न स्ट्रक्चर्स के साथ में compete करने का, तो मॉडर्न स्ट्रक्चर्स आपको क्या दे रहे हैं कि सारी आपको अमेनिटीज पूरी मिलेंगी। तो वो अमेनिटीज अब हम लोगों को हेरिटेज में लानी थी बिना उस जगह को नुकसान पहुंचाए। जो एक नई जगह को 10 दिन में मिलेगा, हमारे को 14 दिन में मिलेगा, कोई बात नहीं। वो एपेटाइट होना जरूरी था। और जब वो लोगों को थोड़ा सा ठहराव सोच समझ में आने लगी, और फिर लोगों को समझ में आने लगा कि केवल ठहरने से और कमरा बेचने से ही पैसे नहीं कमा सकते हैं, वेन्यूज से भी पैसे कमाए जा सकते हैं, इवेंट से भी पैसे कमाए जा सकते हैं, प्रमोशन से भी पैसे कमाए जा सकते हैं, बर्थडे से, कॉन्फ्रेंसेस से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। तो वो चीजें फिर बढ़ने लगी। तो ये रेगुलर चेन होटल्स जो 5 स्टार्स हैं जी, या हेरिटेज होटल्स हैं जी, इनमें प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ ज्यादा अच्छी आती है? ROI आई अंडरस्टैंड, पे बैक पीरियड लंबा जी, हो गया, हाँ, पे बैक पीरियड तो एक्सटेंड हो ही गया जी, पैसा ज्यादा लगा हमारा, जी, लेकिन पर अगर पेबैक भी आपका ज्यादा आपको वापस आएगा। तो जो एक मॉडर्न होटल जो एक एक्स रेट चार्ज करेगा, आप एक्स प्लस ही चार्ज करोगे। नेचुरली जिस भी कैटेगरी के होटल में हो आप, अगर आप 1 स्टार हो तो उसमें भी आप दूसरे एक मॉडर्न 1 स्टार से भी अगर आप कंपेयर करोगे तो भी आप एक्स प्लस ही चार्ज करोगे। और अगर आप 5 स्टार डिलक्स हो हेरिटेज ग्रैंड कैटेगरी के अंदर भी, तो भी आप एक रूटीन रेगुलर गोइंग 5 स्टार होटल से आप उतना प्लस ही चार्ज करोगे। अभी जो आप रूटीन चेन जो है होटल्स की, उसकी रेगुलर मेंटेनेंस कॉस्ट जी, और एक बार हेरिटेज होटल अप एंड रनिंग है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, दोनों में कुछ फर्क आता है? उसके बाद में फिर नई जगह ज्यादा पैसे खाएगी, पुरानी जगह कम पैसे खाएगी। अगर वो काम आपने डे 1 पे सही तरीके से अगर आपने करा हुआ है, तो फिर उस काम को पुनः वापस जाकर छूने की तो एक बारी के लिए केपेक्स बड़ा लगेगा जी, लेकिन बाद में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम होने से ये प्रॉफिटेबल आपकी ज्यादा छत नहीं लीक करेगी, मेरी छत टपक रही है, टाइल उखड़ गई है, पाइप फट गया है, ये हो गया है, वो हो गया, ये समस्याएं आपको इन जगहों के अंदर नहीं आएंगी।
जो कि एक नई जगह में आने लग जाएंगे। तो आप अब इसका प्राइसिंग कैसे डिसाइड करते हो? उसका मॉडल वही है, एवरेज रूम रेंट जो रहता है वो ऑक्यूपेंसी की basis पर? और डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बिल्कुल। और आप लोग अलाउ करते हो सारे पोर्टल्स को सेल करने के लिए आपके रूम? जी जी। उसमें एक्सक्लूसिविटी का कोई सिस्टम नहीं है? जो मार्केट में नॉर्मल ट्रेंड चल रहा है वैसे ही रहते हैं? अच्छा, ये बिजनेस में कंपटीशन है देखा जाए, आपका जो 400 साल पुराना जो वेल्थ आया है आपके पास में, अब आप उसको अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, आप उसको मोनेटाइज कर पा रहे हैं, और ये रॉयल्टी को रेप्लिकेट करना बाकी लोग के लिए उतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप कंपटीशन देखते हैं तो आपको फ्यूचर में कंपटीशन कैसे दिखाई पड़ रहा है आपके वाले एग्जिस्टिंग बिजनेस सेक्टर में? वो मेरी मदद ही करेगा, जितना वो आएगा उतनी मेरी कदर बढ़ती जाएगी। अगर मैं मेरे काम को और मेरे तौर तरीके को सही रास्ते पे चलाता चला गया तो मैं कॉम्प्लेसेंट नहीं हुआ, मैं लेजी नहीं हुआ, मैं टेकन फॉर ग्रांटेड अगर चीजों को नहीं करता हूँ, अगर ये 3 चीजें अगर मैंने ध्यान रख ली तो मैं तो चाहता हूँ कि कंपटीशन आए, क्योंकि जितना कंपटीशन आएगा उतना मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा, आपके पास हेरिटेज गाड़ियां भी हैं बहुत सारी? जी। कितनी गाड़ियां हैं? डबल डिजिट्स में है, लास्ट जब चेक किया था। अच्छा, मैंने सुना आपने बाइक्स की बहुत बड़ी कलेक्शन है आपके पास? जी जी। हर साल की रॉयल एनफील्ड आपके पास है? जी, रॉयल एनफील्ड का मुझे बड़ा शौक है जी। आप चलाते हैं? जी, मैं चलाता हूँ। दोस्तों के साथ में जब वक्त मिलता है तो सफर पे निकल जाते हैं और अपने आप के साथ में वक्त बिताते हैं। तो ऐसे ही तंग करने के लिए पूछूं, डेप्रिशिएटिंग एसेट है जी, तो क्यों इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं इतना? नहीं, डिप्रिशिएटिंग एसेट बिल्कुल भी नहीं। दूसरी बात ये कि ये उस सोच के साथ में खरीदा नहीं गया, ये एक जज्बात के साथ में खरीदा गया। आज की तारीख में मेरे पुरखों ने किया था, जैसे उन्होंने रोल्स रॉयस खरीदी, पुरानी गाड़ियां खरीदी। आज अगर वो 100 साल पहले वो नहीं खरीदते, ये आप देखिए, ये आपका सवाल का जवाब यहाँ है डिप्रिशिएटिंग वैल्यू का। ये मेरे पिता की तस्वीर है और ये उनकी सबसे खूबसूरत बच्चे के साथ में है, जो 102 साल पुरानी गाड़ी है ये। वाह। और ये बेस्ट ऑफ शो जो है वो जीतकर आई है 2012 के अंदर, और ये गाड़ी जो है वो 1924 की गाड़ी है, जो आज की तारीख में पूरी तरीके से 102 साल की है इसकी उम्र। तो अगर तब भी यही सोचा जाता कि आप वो चीज खरीद रहे हो जो डेप्रिशिएट होने वाली है, तो शायद ये फक्र, ये नाज भारत को जो है वो नहीं मिलता कि यहाँ से एक गाड़ी वहां गई, और जो दुनिया की उस सेगमेंट के अंदर सबसे अव्वल गाड़ी जो है वो बनकर आई, जो मेहनत, खून पसीना सारी चीजें लगी, और ये आज की तारीख में ये ट्रॉफी जो है विनर की अपने को वहां पर पेबल बीच के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स में जो है वो मिली है। और वहां पर ये जो है बेस्ट जजेस के तौर के ऊपर जो है उन लोगों ने आकर इस गाड़ी को देखा, और उस गाड़ी को जज होने से पहले 70 मील का सफर तय करना जरूरी था। वो एक वन ऑफ द क्राइटेरियाज थे उसको पार करने के लिए। कितना अपकीप रखना पड़ा हुआ 100 साल। अब आप देखिए, तो वो रेस्टोरेशन भी हुआ, इसको वापस दुरुस्त किया गया, इसको ठीक किया गया, और फिर आज आप देखिए, तो अब आप इसकी क्या कीमत लगाएंगे? ना, ये पेश कीमत ही है, इसकी क्या कीमत लगा सकते हैं? आज जो रॉयल एनफील्ड खरीद रहे हैं, दूसरी सबसे बड़ी बात उसके अंदर ये आती है कि वो सारे मोस्टली लिमिटेड एडिशन पीसेस हैं, जो 200 बने हैं, कुछ 25 बने हैं। तो आज ही अपने आप में उसकी कीमत जो है वो, अगर आप बिजनेस टर्म्स में प्योरली अगर अपन बिजनेस की बात करें, तो जितने में मैंने खरीदी है उसकी 4x तो आज ऑलरेडी मेरे पास में उसकी वैल्यू है एज ऑफ टुडे। तो आप ये सोच के खरीदते हैं, जज्बात से खरीदते हैं? मैंने आपको जैसे कहा कि मैंने जज्बात के लिए खरीदी, और आने वाली पीढ़ियों को जो है उनको जो है इसका आनंद आए, और लोगों को एक यूनिक कलेक्शन एक छत के नीचे देखने को मिले, केवल गाड़ियों का ही नहीं पर बाइक्स का भी। उदयपुर का जो अभी टूरिज्म है जी, इसका टूरिज्म का इकोनॉमी इज आई थिंक अबाउट 5000 करोड़। अच्छा, एम आई राइट? यू मस्ट बी, आप बोल रहे हैं तो मैं इसके ऊपर सवाल नहीं तो उठाऊंगा। मेवाड़ का इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है जी। हाँ, उदयपुर में आते हैं लोग जी। तो मैं बस ये जानना चाहता था कि आपके लिए आज भी ये बिजनेस एक पैशन है या जेन्युइनली अच्छे प्रॉफिट्स बन रहे हैं? नहीं, पैशन है, क्योंकि एक चीज हमको ये समझनी पड़ेगी कि जो चीजें, इमारतें आज से 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल पहले बनाई गई, वो अब कहीं ना कहीं सब मेंटेनेंस वापस मांगती है। तो वो खर्चा, सैलरीज, आपके टैक्सेस, आपके इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस, ये कोई कम नहीं है। और दूसरी बात ये कि प्रिडोमिनेंट जो एरिया ऑफ वर्क है वो चैरिटी का है, तो उसमें हमारे प्रॉफिट का कोई वो लेना देना नहीं, वो वापस एज इज प्लाउ होता है बैक इनटू द फाउंडेशन। तो जैसे अभी अपन आर्मरी देख कर आए, तो वो एक 7 साल का प्रोजेक्ट था उसके पूरे रेस्टोरेशन का। करेक्ट। तो वो एक्सपर्ट्स को बुलाना, उनकी एक्सपर्टीज को हायर करना, उस काम को वापस, अब भले ही उसको 200-300 साल तक वापस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपका नेक्स्ट 5 ईयर 10 ईयर प्लान क्या है? ये जो काम अभी कर रहे हैं इसको होपफुली स्केल करें, लोगों तक अपने कल्चर को पहुंचाएं, उदयपुर को जन जन तक पहुंचाएं, उनको उस तरीके से एजुकेट करें जो यंग एक
सिनेमा हॉल में जाने के लिए जितना एक्साइटेड होता है उतना एक म्यूजियम के अंदर आने के लिए एक्साइटेड हो। कि वो ये कहे कि भाई मुझे मोबाइल पे बैठना है कि मुझे एक्चुअली मेरे कंट्री का हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशन और वैल्यूज जानने हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो यंग ये कहे कि नहीं मुझे उदयपुर जाना है और मुझे उधर सिटी पैलेस का, उदयपुर का म्यूजियम जो है वो जाकर मुझे देखना है। एक बात बताइए, आज आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस समय सारी रॉयल फैमिलीज को इंडिया में जी। अगर आप उनको रिप्रेजेंट करके कुछ कहना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, तो आप क्या चाहते हैं लोग आप लोग को किस तरह देखें, किस नज़र से देखें? हम आज की तारीख में रेलेवेंट बने, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी हिस्ट्री हमारा पास्ट है, पर आज के प्रेजेंट को हम कैसे पास्ट बनाएंगे, या जैसे आपने कहा कि लोग कैसे देखेंगे, वो आज हमारे पास में मौका है जिसका जवाब नहीं है, बट वो अपॉर्चुनिटी जरूर है। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस अपॉर्चुनिटी का, इस मौके का हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या हम हमारा 100% लगा रहे हैं। पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आज का जो दौर है, आज का जो ये वक्त है, ये हमारे लिए एक मौका है, ये आज हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। आज हमारे लिए कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म है, ये जो हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग, हमारे पुरखे हमारे लिए छोड़ गए, इसका हम आज क्या करते हैं ये हमें तय करना है, और क्या वो हम कर रहे हैं। अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, व्हाट वुड यू लाइक टू बी नोन फॉर? वो जो मैं कर रहा हूँ, ये मैं यही कहूँगा कि आज की तारीख में मैं ये चाहूँगा कि भाई जो एक यंग, एक डिसइंटरेस्टेड था, वो एक वीडियो गेम पार्लर में जाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड था, या वो एक सिनेमा, और जो जाना चाहिए, मैं उन चीज़ों के खिलाफ नहीं हूँ, पर उसके साथ साथ मैं कहीं ना कहीं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक तादाद ऐसी होनी चाहिए जो इन जगहों के प्रति भी, आज हम उससे कई गुना ज़्यादा हज़ारों रुपए उनके टिकट पे उड़ा देते हैं, उधर खाने पीने के पॉपकॉर्न के ऊपर हम उड़ा देते हैं, तो क्यों नहीं हम यहाँ पे आकर उससे मतलब 20-30% की कीमत का हम एक टिकट लेकर यहाँ जाएं, जो कहीं ना कहीं उस धरोहर के अंदर वापस लगाया जाएगा, जो हमारे भारत के संरक्षण के लिए आने वाले समय के लिए जो है वो काम करेगा। तो हम भी जो एक कार्य कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस जगह को और मजबूत और उस जगह को ठोस बनाने के लिए कर रहे हैं, जो हमारे देश के लिए है और किसी के लिए नहीं है। अभी पीछे एक वेब सीरीज आई थी, मैंने देखी थी, जो मुझे नाम तो याद नहीं है, जो इस तरह के रॉयल पैलेसेस का रिस्टोरेशन करके उसको रूम रेंट पे देने के लिए, होटल के बिजनेस के लिए आई थी जी। उसमें एक फैमिली दिखाई थी जी, जो कि रॉयल फैमिली थी। अच्छा। और काफ़ी बुरे हाल में थी। अच्छा। तो उनको अपनी फाइनेंशियल नीड के लिए आगे देना पड़ा उसको। ठीक बात। तो ये जो आजकल वेब सीरीज में रॉयल फैमिलीज को दिखाते हैं, मूवीज में दिखाते हैं, वो कितनी सही होती है? नहीं, हम लोग, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग एक मनोरंजन का विषय नहीं है। हमारी त्याग, तपस्या, बलिदान और सर्वोच्च बलिदान जो एक जान का था, वो किसी के मनोरंजन का विषय नहीं है। आप प्रेरित होकर कुछ बनाना चाहें वो बनाइए, केवल नकल में अकल लगाकर हमारी कहानी को चेप कर और आप उसके ऊपर पैसे कमाना चाहते हैं, ये किसी भी तरीके से मंजूर नहीं। क्योंकि हमारे घर परिवार ने हमारी जान जो है, अपनी जान जो है, इस वजह से नहीं दी कि कल को कोई पॉपकॉर्न खाते खाते जो है, सीटी बजाते बजाते जो है उन चीजों को मनोरंजन के तौर पर देखे। आप उसके ऊपर काम करना चाहते हैं, आप डॉक्यूमेंट्री बनाइए। एक फिल्म बहुत इम्पैक्टफुल मीडियम है, करेक्ट, बट नॉट सिनेमा, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में सामने आना चाहिए, फैक्ट्स के साथ में आना चाहिए, उसको आप बताइए। उसके अंदर हम आप लोगों की लिनिएज में, रॉयल फैमिलीज में कोई फिल्म जो आपको लगता है ये ऑथेंटिक? फिल्म का नहीं, मैंने आपको कहा ना, वो विषय ही नहीं है सरकार, नहीं है। इट इज नॉट द सब्जेक्ट फॉर एंटरटेनमेंट, इट इज अ सब्जेक्ट फॉर एजुकेशन। करेक्ट, वो सीखने का विषय है। करेक्ट। 16,000 महिलाओं ने अपनी जान को हंसते हंसते कुर्बान कर दिया कि हमारी इस जगह के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए, और कोई आदमी उधर बैठा है, सीटी बजा रहा है, पॉपकॉर्न खा रहा है और उसके ऊपर ताली बजा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास में कोई क्रिएटिव लाइसेंस है। आज की तारीख में आप ताकतवर इस वजह से कहलाना चाहते हो क्योंकि आप वो कर रहे हो जो आप करना चाहते हो। ताकतवर आप तब कहलाओगे जब आप वो कर सकते हो और आप नहीं करते हो, और आप उस चीज का नाजायज फायदा नहीं उठाते हो कि नहीं भाई, इस विषय का मैं अपने हृदय से सम्मान करता हूं और ये मैं जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। आप उसके ऊपर पैसा कमाना चाहते हैं, वो एक अलग बात है, बट आप उसके साथ में लोगों के दिल, और वो कितना बड़ा इंपैक्ट छोड़ता है। आज की तारीख में क्या हम इतिहास लोगों से जब सुनना चाहेंगे, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का तो एक सीरियल के माध्यम से सुनना चाहेंगे, जहां टेबल कुर्सियां लगी हुई थी, लोग बैठे हुए थे, लोग आ रहे थे, जा रहे थे। क्या उस जगह की मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा को बरकरार रखता है? और लोग आकर जब कहते हैं कि हमने जो है वो महाराणा प्रताप का सीरियल देखा, मतलब मैं ये सोचता हूँ कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कोई बात नहीं हो सकती। क्योंकि जो चीज हमारे को सिखानी चाहिए, और हम सीख क्या रहे हैं, क्योंकि जब जाकर उनको ये बताया जाएगा कि बेटा ये सही नहीं है, ये लिबास नहीं था, ये तरीका नहीं था, ये जगहें नहीं थी, इस प्रकार से वहां पे अंदर की व्यवस्थाएं इस प्रकार, अरे नहीं आप तो गलत बता रहे हैं, मैंने तो सीरियल में देखा, ये अब इस प्रकार का झगड़ा होगा। क्या हम उस बच्चों को, युवाओं को इस दिशा में बेचना चाहते हैं?
ये चीज हम लोगों को समझनी है। आप अगर चाहें डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए, सबसे पहले किसके ऊपर चाहेंगे बने? नहीं, जो भी कोई योद्धा हो जो कि आज की तारीख में इस देश के अंदर किसी को भी प्रेरित करेगा, चाहे वो हमारे परिवार से हो चाहे अन्य परिवार से हो, पर कोई योद्धा है उनकी बात को बताना और एक पटल पर रखना ये हमारा धर्म बनता है, पर क्या वो जिम्मेदारी के साथ में। और आपके लिए आपकी पूरी फैमिली लेने में सबसे ज्यादा प्रेरणा का सोर्स कौन रहे? नहीं, मैंने जैसे कि कहा कि सारे लोगों ने सारे मेवाड़ के वसूल और नियम और कायदे कानून को सर्वोच्च रखा, उसके साथ में जो है वो किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं करी, ये सबसे बड़ी बात रही है। और ये प्रत्येक व्यक्ति ने किया है। वेरी नाइस। जिसको दीवान घोषित किया गया और बिठाया गया और उस जिम्मेदारी के साथ में बिठाया और सौंपा गया, उस व्यक्ति विशेष ने इस मूल बीज मंत्र को मेवाड़ के और मूल मंत्र को मेवाड़ के जिंदा रखा और अपनी पूरी दमखम से उसको जो है वो उसके ऊपर कार्य किया। ये सबसे बड़ी जो है वो बात है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इन क्वेश्चन आंसर्स में? थोड़ा जज्बाती कर दिया आपने, पर हाँ बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत कैंडिड, बहुत अच्छा लगा। ट्रूली ऑनर्ड, आपने इतना समय दिया, थैंक यू सर। इतनी बातचीत की, इतनी वार्म हॉस्पिटैलिटी, वो लाया आपने यहाँ पे अपने घर पे, इतना समय दिया सबको। आई थिंक एवरीबडी लव्ड इट। और आप बताइएगा कि आपको कॉन्वर्सेशन कैसी लगी। बहुत कैंडिड रखी मैंने, कुछ ऐसे फॉर्मल क्वेश्चंस नहीं, और आपको जानने का प्रयास किया एज अ पर्सनैलिटी, एज एन आइडेंटिटी। व्हाट डज ही स्टैंड फॉर, व्हाट शुड ही बी नोन फॉर, क्या इनका वो एक पर्सनैलिटी है जो मैं चाहता था सामने निकल कर के आए और लोग उनको जाने पहचाने, और हम जितनी हो सके लर्निंग्स लें। वो सिंप्लिसिटी मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी, सादगी आपकी बहुत अच्छी लगी। पहले ही क्वेश्चन का आंसर आपने सादगी से शुरुआत करी थी। ग्रेट कॉन्वर्सेशन, लॉट ऑफ लर्निंग्स फ्रॉम यू। थैंक यू सर, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू।